बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग अपने हैंड्स रेज़ करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बारी-बारी। इस स्लाइड के ऊपर कोई सवाल पूछना है जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कूलम फोर्स जो है, चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो है वो एक मैग्नीट्यूड होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में शो करने में हमें न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जाती है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से, प्लीज रेज योर हैंड्स। Nobody wants to ask. Okay, I am going ahead. यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो है वो दो चार्जेस के दरमियान आपस में फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो रही है, और किस तरीके से हम जो है वो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर को शो करते हैं और किस तरीके से ग्राफिकली जो है वो फोर्स का एरो बनाते हैं। तो ये मैंने सब चीज़ें इसके अंदर शो की थी। इस पेज पे किसी को कोई सवाल पूछना है? नो मिस। बेटा अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसी तरह से स्लाइड्स गुजार दूंगी और फिर एंड हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है ना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया तुम लोगों की क्लास लेने में। तुम लोग जब इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो तो लेक्चर तो मैंने वहाँ पे भी डिलीवर किया हुआ है ना। मैम जी बेटा। मैम वो जो डी पार्ट था उसमें माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज की तरफ मतलब के फोर्स क्यों लगी? अच्छा मैं पीछे जा रही हूँ, एक मिनट रुको। ये आप पूछ रही हैं जो डी पार्ट था, डी पार्ट के अंदर, हाँ, बी या डी? डी डी बी फॉर बॉल या डॉग? दिस पार्ट मिस डी। ठीक है, बॉल बॉल समझ आ गया मुझे। ये जो है ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 1 निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। एक मिनट में ज़रा पेन पिक करूँ। ये देखो, ये जो चार्ज है ना Q1, इसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q2, यानी कि F निकाल रहे हैं F12। तो अब ये जो Q2 है ये पॉजिटिव है और ये Q1 जो है वो नेगेटिव है। तो ये Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस दिस वुड बी अ फोर्स, और R12 तो वही रहेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हम 1 के ऊपर फोर्स मालूम कर रहे हैं और ड्यू टू चार्ज 2। तो इसका मतलब है कि 2 जो है ना वो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? 1 की तरफ। तो ये मेरा R12 है बेसिकली, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये नेगेटिव है ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जबकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब हमें यस 1 के ऊपर फोर्स लगानी है, मालूम करनी है ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो वो इसको रिपेल करेगा, तो उसकी रिपल्जन की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ओके मिस। मिस हमें बेटा कैसे पता चलेगा कि हमें Q1 का चार्ज मालूम करना है ड्यू टू Q2? तो ये किस तरह पता चलेगा? नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाए ना, उसके अंदर तो हमको पता होता है, गिवन होता है कि हमें फोर्स मालूम करनी है ऑन चार्ज 1 या ऑन चार्ज 2, ठीक है, ये तो हमें गिवन होता है। मैम अगर दो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है हाँ तो किस साइड फोर्स लगेगी? हाँ, बस इसी तरह से देखते हुए हम जो है ना बनाएंगे इसको। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दो पॉजिटिव के दरमियान इसी तरह से फोर्स को ध्यान में रखिएगा, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है तो इसी तरीके से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ होगी। बस यहाँ पर आप देखो ना इसको कि ये जो Q है, बस हम सिर्फ इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन हो रही है, और ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्जन हो रही है। तो सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्जन हो रही है तो हम अवे जाएंगे, और अगर अट्रैक्शन हो रही है तो हम उसके करीब आएंगे। तो ये कोई रट्टा नहीं है, ये लॉजिक है। अट्रैक्शन और रिपल्जन के जरिए जो है ना आप इसको डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो,
अब मैं क्या कर रही हूँ, अब वही दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन अब मैं जो फोर्स मालूम कर रही हूँ वो 2 के ऊपर मालूम कर रही हूँ, ठीक है। फोर्स ऑन 2 सेकेंड चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस लिख रही हूँ 2 और 1, ये तो आप लोगों की समझ में आ गया है ना। 2 अगर पहले लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि हम सेकंड चार्ज के पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चार्ज 1 था Q1, ये चार्ज Q है Q2। और आपको मेरा एरो नज़र आ रहा है, माउस का एरो नज़र आ रहा है? जी मिस आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो Q1 और ये जो Q2 है, अब Q1 Q2 को दोनों प्लस है, रिपेल करेगा, ये देखो रिपेल कर रहा है, ये धक्का दे रहा है इसको, उस तरफ जाएगा डायरेक्शन F21 का, सही है। ये जो लास्ट केस था इसमें क्या हो रहा था, Q2 Q1 को धक्का दे रहा था तो ये अपोजिट जा रहा था, ये वही केस है। Q1 जो है Q2 को धक्का देगा तो वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और ये वाला केस B और D वाला ये सेम केस है, ये देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज था, एक प्लस चार्ज था। तो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किधर लग रही थी, इस डायरेक्शन में। ये Q2 जो है ना Q1 को किस तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ। लेकिन अगर जब मैं सेम जो है वो चीज़ मालूम करूंगी दूसरे केस के अंदर, तो अब क्या होगा कि एक Q1 है और ये Q2 है, तो अब ये जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये असल में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया है। ये बेसिकली है आपका F21, ठीक है, ये F21 है ये, इसलिए इसकी डायग्राम के लिहाज से तो ये ठीक है, ये F21 है। ये यहाँ पर हम F21 मालूम करना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, लास्ट केस के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि ये वाला जो मेरा चार्ज है, ये देखो, ये वाला जो है वो माइनस है और ये वाला प्लस है ना, तो ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो ये जो है अभी माइनस चार्ज है और ये यहाँ पर जो है ये प्लस है। तो अब अगर मैं मालूम कर रही हूँ 2 के ऊपर फोर्स, ठीक है, 2 के ऊपर फोर्स ड्यू टू 1, तो ये 2 है और ये वाला 1 है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो माइनस वाला चार्ज है ये प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, तो ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो फोर्स की तो डायरेक्शन जो है ना वो हम अट्रैक्शन और रिपल्जन के जरिए निकाल रहे होते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे तब भी हम इसी तरह से हम उसकी डायरेक्शन देखकर निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक केस कंसीडर कर लेती हूँ जी। मिस अगर वैसे ही होता जैसे पहले था, यानी Q2 जो है नेगेटिव हो और नहीं, Q1 नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव हो और Q2 जो है वो नेगेटिव हो, तो फिर किस तरफ होगी डायरेक्शन? नहीं, पहला वाला केस तो मेरा यही था कि मैंने Q1 को नेगेटिव रखा हुआ था और Q2 को पॉजिटिव रखा हुआ था, ठीक है। तो फिर किस तरफ लेकिन होगी? हाँ, लेकिन अगर मैं चेंज कर दूंगी, माइनस अगर मैं इसको कर दूंगी, ये प्लस कर दूंगी Q1, ठीक है, और Q2 जो है वो मैं नेगेटिव कर दूंगी, तो अब मैं निकाल क्या रही हूँ, ये डिपेंड करता है। अगर मैं F12 निकाल रही हूँ, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, अगर मैं फोर्स निकाल रही हूँ 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर है, तो नेगेटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगी डायरेक्शन। अगर मैं निकाल रही हूँ, ये F12 की डायरेक्शन है। अगर मैं निकाल रही हूँ F21, तो 2 के ऊपर फोर्स निकाल रही हूँ ड्यू टू 1, यानी कि ये 2 है ड्यू टू 1, 1 इसको किस तरह से खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये F21 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। जी मैम। ठीक है, ये सिर्फ हम अट्रैक्शन और रिपल्जन को देखते हुए डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। चलो, और नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है जिसको आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर। ये जो है हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करके अपने कंपोनेंट्स में, यानी सबसे पहले हम एक्सिस डिफाइन करते हैं, यानी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर एक्सिस, ठीक है। एक्सिस जो है वो हम डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस हमें पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें जो भी गिवन होती है फोर्स, जैसे कि ये फोर्स है, उसको हम अपने वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। और हमें उसके लिए क्या चीज़ भी पता होना चाहिए, हमें एंगल भी पता होना चाहिए। तो हमें टोटल हमें फोर्स पता होती है, ठीक है, फोर्स, और हमें एंगल पता होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स मालूम कर लेते हैं, यानी एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट। और एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट जब हम पता कर लेते हैं तो हम
जो फोर्स है उसको हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे अब ये वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई थी, इसमें मुझसे कहा गया था कि आप थर्ड चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो मालूम करें। ये 3 चार्जेस थे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हुए थे और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सब बराबर बराबर है ए, और एंगल भी 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो थर्ड चार्ज है इसके ऊपर मुझे फोर्स जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो अब ये जो F31 है, ये देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो थर्ड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू वन जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा। इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो ये बन रही है। हमने जब डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी तो फिर इस F31 के हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक वाला कंपोनेंट हमारा x वाला ये बनेगा, y वाला ये बनेगा। ठीक है, तो हम F31 को लिखेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक x कंपोनेंट, ये i, और j जो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये मेरा जो है ना वो F31 x कंपोनेंट है और ये मेरा क्या है, F31 y कंपोनेंट है। और इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, ये देखो ये इसका मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है। तो F31 को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और इसी तरीके से F32 को भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस जगह पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद जो है मैंने इन सबको टोटल कर दिया, ये देखो समेशन कर दिया, F3n निकाल दिया। F3n किसके बराबर है, इसके बराबर है 31 + 32। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, एड अप कर दिया। यहाँ पे बेसिकली एड अप कर दिया इन दोनों। तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये दोनों टर्म्स बच गई। ये वाली टर्म इधर आ गई, और ये वाली टर्म इधर आ गई। जी, किसी को कुछ पूछना है इस स्लाइड के ऊपर तो मुझसे पूछ ले, कोई सवाल करना हो। बस ये माइनस कहाँ से आया है? ये जो माइनस वाला है ये इसका पूछ रही हूँ। ये माइनस ऐसे आया है कि जब मैंने 3 के ऊपर फोर्स निकाली ड्यू टू चार्ज 2। इस डायग्राम को देखो, ये जो है ना मेरा चार्ज 3 है, ये देखो ये मेरा चार्ज 3 है और ये मेरा चार्ज 2 है। तो अब क्या हो रहा है कि ये 2 जो है वो 3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक ऐसी रिपल्जन वाली फोर्स। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये वाली F32। ठीक है, और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में तो इसका जो x कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और y डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ये होगी। तो अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई x कंपोनेंट की डायरेक्शन वो क्या हो गई, x एक्सिस की डायरेक्शन ये होती है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने -i लगाया है। ठीक है, जी मिस। और किसी को कुछ पूछना है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में शो किया है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म है। ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है जब हम इसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को जो है ना साथ में लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है। और ये वेक्टर फॉर्म मैंने कैसे हासिल की है, ये वेक्टर फॉर्म मैंने ऐसे हासिल की है कि मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए, मुझे जो है ना वो टोटल फोर्स पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे टोटल फोर्स पता थी, ये वाली फोर्स मुझे पता थी, और मुझे जो है वो एंगल पता था, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला मुझे मालूम था। ठीक है, F13, ठीक है, F13 ये पूरा फॉर्मूला F13 का, तो ये मुझे पता था और एंगल मुझे पता था। तो मैंने इसकी मदद से, एंगल और टोटल फोर्स की मदद से, F23 और F13 इसकी मदद से, 2 3, तो इसकी मदद से जो है वो मैंने क्या किया, सॉरी ये 13 ही है, 13। ठीक है, ये 13 ही है, 13 हम निकाल रहे हैं, तो ये 13 है। तो इसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो फोर्स को, इस वाली फोर्स को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया और फिर हमने टोटल फोर्स निकाली। टोटल फोर्स हमारे पास ये आ गई, ये देखो F3n। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने मजीद सपोजिशन की है कि हमने सारे चार्जेस जो है वो बराबर ले लिए हैं, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है प्रॉब्लम को, और मेरे पास जो है ना वो टोटल फोर्स जो है वो ये आ गई है और इसका डायरेक्शन जो है वो क्या आ गया है, ये जे डायरेक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट तो दोनों फोर्सेस के जो है वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, लेकिन इस F32 और F31 का जो y कंपोनेंट था दोनों y डायरेक्शन में थे, तो दोनों एड अप हो गए। तो अब इस चार्ज के ऊपर अगर ये दो चार्जेस रखे हों और अगर मैं थर्ड चार्ज यहाँ पर लाकर रख दूँ तो इस चार्ज के ऊपर जो है ना वो y डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगेगी और ये चार्ज जो है वो y डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा।
इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है। और जब y डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा तो वो जो मूव करेगा तो वो इस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल रही है, यानी अगर मैंने अपनी फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे फोर्स पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। फोर्स पता हो गया, एंगल पता हो गया। एक तरीका और है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, और वो तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट, ये कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम और मज़ीद किस तरीके से लिख सकते हैं। ये सेकंड मेथड है जो कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में करवाया है अभी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमें एंगल गिवन नहीं होता, उसके अंदर हमें एंगल गिवन नहीं होता, हमें जो है ना पोजीशंस गिवन होती हैं। उस पोजीशन की मदद से हम पोजीशन वेक्टर की मदद से इस पूरी फोर्स की जो इक्वेशन है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना अभी आ रही है, मैं इसको पहले एक स्लाइड रह गई है उसको मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं भी आती हूँ। तो दो मेथड मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताए हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और हम जो है ना उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल और विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी इस वाली स्लाइड के अंदर कि ये जो डायरेक्शन है टोटल फोर्स का डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन निकल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन जो है वो हम इसी इक्वेशन के अंदर से मालूम करें, इसको देख के हम मालूम करें। डायरेक्शन जो है वो हम एंगल से भी निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी चीज़ें मैट्रिक में भी और इंटर में भी। डायरेक्शन जो है जब हम निकालते हैं तो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। टेंजेंट थीटा बराबर होता है एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये बेसिकली स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसका जो परपेंडिकुलर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, डेफिनेटली एफ वाई होगा। ठीक है, और ये जो है बेस जो है उसकी क्या होगी, एफ एक्स होगी। तो अगर ये टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा, समेशन लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब है हम थीटा मालूम करना चाह रहे हैं, तो फिर हम टोटल एफ वाई कंपोनेंट ऊपर रखेंगे, एफ एक्स कंपोनेंट नीचे रखेंगे, और हमारे केस में जो एफ वाई कंपोनेंट आया था वो मैंने रख दिया, टोटल एफ एक्स कंपोनेंट तो मेरा 0 है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा मुझे पता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा जो है, कॉस थीटा मुझे पता है कि किस वक्त 0 होता है, ये टर्म ही जो है वो 90 डिग्री के ऊपर 0 होती है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि टेंजेंट थीटा जो है वो इनफाइनाइट निकल रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट है डेफिनेटली। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर ये थीटा मेरा पॉजिटिव है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाऊंगी। अगर यहाँ पे से कोई एक आध कंपोनेंट मेरा नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो थीटा जो है ना, ये जो टर्म है मेरी नेगेटिव होती, ये माइनस इन्फिनिटी होता, तो यहाँ पे मैं खुद ब खुद माइनस 90 लगाती। ठीक है, और माइनस 90 का मतलब ये है कि अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे जाऊंगी। तो अब मैं ये कहूँगी कि अच्छा नहीं भाई, फोर्स जो लग रही है वो तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स लग रही है। अभी मेरे केस में क्या हो रहा है, फोर्स अपवर्ड्स लग रही है 90 डिग्री के एंगल पे। तो थीटा की मदद से भी मैं डायरेक्शन मालूम कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पर ये जो आई जे के जो कंपोनेंट लिखा हुआ है इसकी मदद से भी मैं डायरेक्शन मालूम कर सकती हूँ। तो ये जो वेक्टर्स में सॉल्व करने का फ़ायदा होता है ना, वो यही होता है कि खुद ब खुद यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ आ गया। जब यूनिट वेक्टर लिखा हुआ आ गया तो मजीद हमें जो है ना वो टेंजेंट थीटा करके मालूम करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग पुराने प्रॉब्लम्स में करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते थे। जब हम उसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते थे तो सिर्फ इतना आंसर निकलता था, इतना। लेकिन हम अभी हवा में मोहल्लक हैं, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया था हमें, लेकिन उस वक्त हमारे पास क्या होता था कि उस वक्त हमें टोटल फोर्स की डायरेक्शन मालूम नहीं होती थी। तो उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम ये वाला काम करते थे। ये वाला काम आप लोगों ने किया हुआ है, उसको मैंने रिकॉल करवाया है। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे जब हम उसको आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे ना तो यहीं हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और यहाँ हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम फोर्स, चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखें, आई जे के साथ में हम उसको लिखें।
ताकि जब हमारा टोटल फोर्स हम निकालें तो वो आई जे के की फॉर्म में ही आए और फिर हमारा काम खत्म हो जाए, डायरेक्शन मालूम करने का काम हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? किसी को कोई एक बच्चा मुझे यस मिस बोल देगा तो मैं आगे चली जाऊंगी। कोई सवाल करना है किसी को? माहम? जी मैम। जी बेटा, कोई सवाल करना है? नहीं मिस। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, मैं आगे जा रही हूँ। जी, यहाँ पर आ गई हूँ मैं। ये एक चीज़ मैंने आप लोगों को करवाई थी कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमें एंगल मालूम नहीं है और एक्सिस मालूम नहीं है कि भाई ये हम एक्स एक्सिस बनाएं, फिर हम उस कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करें, ठीक है, बैठ के, तो और एंगल भी हमें पता हो, तो जो है ना, अगर हमें एंगल के ज़रिए ये काम नहीं करना, हमें फोर्स जो यहाँ पर गिवन होती है उसके ज़रिए हमें ये काम नहीं करना, तो एक और आसान तरीका है कि हम जो है ना वो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो आसान तरीका क्या है? वो आसान तरीका ये है कि ये जो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसके अंदर ये जो R12 आता है और ये जो यूनिट वेक्टर आता है ना, इस यूनिट वेक्टर ही को हम जो है वो क्या करें, प्रॉपर तरीके से लिख दें। तो जब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख देंगे तो फिर हमें ये कॉस थीटा और साइन थीटा की ज़रूरत नहीं रहेगी। सही है? तो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ। एक मेरा चार्ज Q1 है -1, ठीक है। एक मेरा चार्ज यहाँ पर ये प्लस नहीं है, -1, ये चार्ज 1 है। दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है, ठीक है, ये Q2 है। और Q1 के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ना Q1 जो है ना ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, ये देखो ओरिजिन के ऊपर, तो ये ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है 0 0। तो मैंने जो है ना इसको R1, ये मेरा Q1 था, तो Q1 जो है ना वो मेरा R1 मेरा जो है वो क्या हो गया, 0 0। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि सेकंड चार्ज Q2 इज एट -10 मिली कूलम, इज एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है वो, और इज एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो है ना मेरा R2 की पोजीशन हो गई, R2 की पोजीशन हो गई। एक्स एक्सिस जो है वो 50 सेंटीमीटर है और वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो 0 है। ये मेरे दो कोऑर्डिनेट्स बन गए R1 R2। अच्छा, अब होता क्या है, इसमें इन्होंने पूछा है कि फाइंड द फोर्स ऑन Q1, Q1 के ऊपर फोर्स मालूम करनी है, तो हम 1 को पहले लिखेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से, तो हमें इक्वेशन लिखनी तो आ गई कि अच्छा अगर हमें 1 के ऊपर फोर्स मालूम करनी होती है ड्यू टू चार्ज Q2, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, K Q1 Q2 और R लिखते हैं, R के साथ 1 2 लगाएंगे इसका होल स्क्वायर, और साथ में हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये जो नीचे R12 है ये मैग्नीट्यूड है, ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और ये वाला जो R12 है ये क्या है, डायरेक्शन। और हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द यूनिट वेक्टर। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे R12, डायरेक्शन निकालनी है हमें, ये डायरेक्शन निकालनी है। तो R12 निकालने के लिए यूनिट वेक्टर आपको पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर किस तरीके से शो किया जाता है। सबसे पहले आप उसका वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं। यही होता है ना फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है। तो हमें सबसे पहले तो इस यूनिट वेक्टर का क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो वेक्टर कैसे निकालोगे, ये जो पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उससे, R12 तो R1 पहले रखेंगे -R2, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि R12 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन 1 जो है हमारी डायग्राम के हिसाब से दिस इज द फाइनल टर्मिनल पॉइंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बेसिकली इसी तरीके से हम निकालते हैं कहीं भी पोजीशन वेक्टर को, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये R1 मेरा क्या है, 0 0, और R2 मेरा क्या है, 50 और 0। तो ये वेक्टर फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, बेसिकली ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, 0i + 0j -50i + 0j, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, इसका यही मतलब है। तो 0 में से 50 गया, 0 में से 50 किया तो -50 आ गया,
आई डायरेक्शन के अंदर, और 0 में से 0 जे माइनस हो गया तो जे डायरेक्शन तो हमारी आई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो R12 वेक्टर बना है ना, R12 वेक्टर मेरा बना है -50, -0.5 मीटर्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और फिर अब मैंने क्या कर लिया कि जब मुझे वेक्टर पता चल गया, ये वेक्टर पता चल गया, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी जो है वो मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, लेकिन बेसिकली चूंकि ये सिंपली आई डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो क्या होगा, 0.5 ही हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। और हम फिर यूनिट वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर ही होता है, उसकी लेंथ 1 होती है, तो 1 ही आ रही है। फिर हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर सब चीज़ों की वैल्यू पुट अप कर दी, के की, Q1 की, Q2 की। जी बेटा। मिस अगर ये जो R12 है इसमें अगर J कंपोनेंट भी होता तो फिर हम किस तरह लिखते फॉर्मूले में? हाँ, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आ रही है ना उसके अंदर जे कंपोनेंट भी है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसमें R12, ये R12 लिखना है, ये R12 क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिखा हमने। बाकी ये जो R12 जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने इस तरह से लिख दिया और पूरा के पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मुझे मालूम पड़ गया ये, और फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल गई। तो अब देखो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने का कितना मतलब हमें फ़ायदा हो गया कि जो टोटल फोर्स हमने निकाली है अब, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी अब हमें खुद ही पता चल गया। अब हमें वो टेंजेंट थीटा करके काम नहीं करना पड़ा, और ये कितना आसान है करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखो, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और फर्स्ट चार्ज की भी पोजीशन गिवन है 236, सेकंड चार्ज की भी पोजीशन गिवन है, ठीक है। सेकंड चार्ज की पोजीशन गिवन है 0 0 0, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स मालूम करें फर्स्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू चार्ज 2। तो अब आप फोर्स मालूम कर रहे हैं 1 ऑन 1 चार्ज ड्यू टू चार्ज 2। तो वही तरीका है, उसी तरीके से आप लिखेंगे। फिर सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए सबसे पहले वेक्टर आपको मालूम करना है। वेक्टर मालूम करने के लिए R1 रखेंगे 236, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। उसको वेक्टर फॉर्म में जब 2 माइनस 0 2 आ गया, 3 माइनस 0 3 आ गया, 6 माइनस 0 6 आ गया, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में रख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वेक्टर आ गया R12 ये वाला। लेकिन मुझे R12 वेक्टर थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्या चीज़ चाहिए, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड मैंने पता किया 7 आ गया। फिर इसकी वजह से मैंने R12 यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया, यानी ये जो वेक्टर आया था ये वाला, इसके मैग्नीट्यूड से मैं जब डिवाइड करूंगी तो ये चीज़ पूरी आ जाएगी, ये यूनिट वेक्टर आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इसको किस में पुट करना है, इस जगह पे पुट करना है। के Q1 Q2 की वैल्यू, के Q1 और Q2 की वैल्यू मैंने एज इट इज़ रखी। और ये जो यहाँ पर R12 का मैग्नीट्यूड है, इधर मैंने आपको बार बार बताया कि इधर हमें मैग्नीट्यूड रखना पड़ता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 7, इसका स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर यहाँ पर रखा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगी। और इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, और फाइनल जो मेरी फॉर्म आ रही है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है, वो निकल रही है ये। अब ये देखो कि इसके साथ में आई भी है, जे भी है, के भी है। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई था, लेकिन यहाँ पर अब जे और के दोनों आ रहे हैं। तो अब ये सिंपली देखो आई जे के किस चीज़ को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये बात पता चल गई कि फोर्स जो है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम यहाँ दोनों से निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो, अगर आपसे कहें कि ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आया है, हमें तो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। 0.52 का होल स्क्वायर प्लस 0.78 का होल स्क्वायर प्लस 1.56 का होल स्क्वायर, ये तो फोर्स आई है ना, फोर्स। अगर यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन पता चल गई कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन हमें इसका टोटल मैग्नीट्यूड पता नहीं चला। तो हम यहाँ से इसका टोटल मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। तो ये मिली न्यूटन में आएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये मिली न्यूटन में है ना, तो मिली भी साथ में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट थीटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइक्रो है, मिली कैसे आ गया फिर? नहीं नहीं मिली था,
ये जो था ना चार्ज, ये 2 चार्ज माइक्रो है। है, ये 5 माइक्रो है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया ना 2 माइक्रो। ठीक है, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी जो डायमेंशंस बनेगी ना वो तकरीबन, जैसे ये 0.52 है तो ये एक्चुअल में आ रही थी 0.0005 आ रही थी। तो मैंने मिस उसको यूं थोड़ा लिखने के, लिख सकते हैं ना? उसको मैंने यूं लिखने के बजाय 3 जीरो को मैंने पॉइंट इधर कर दिया, 0.52 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दिया, और उसको मैंने बोल दिया कि दिस इज मिली। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने जो है ना इसको मिली की फॉर्म में लिखा है। ओके जी, क्या पूछ रही हैं बेटा आप? मिस अगर मिली के फॉर्म में ना लिखे तो गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है फिगर, तो इस वजह से मैंने इसको मिली की फॉर्म में लिख दिया था। फिर आपका आंसर 000 की फॉर्म में आएगा। ओके ओके अच्छा, मिस। आप को मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है, ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। आपकी क्लास का जो टाइम है ना, मीटिंग का टाइम, वो सिर्फ 2 मिनट रह गया है। 40 मिनट्स के बाद ही मीटिंग जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये जो है ना लास्ट मेरी स्लाइड थी, इसमें मैंने आपको 4 चार्जेस दिए हैं। 3 चार्जेस जो हैं वो 2 माइक्रोकूलम के बराबर हैं। अब R1 R2 R3 जो है ना वो आपको गिवन है, और F मालूम करना है ऑन चार्ज नंबर 4। ठीक है, R4 भी गिवन है, Q4 भी गिवन है, तो अब इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले F41 मालूम करेंगे, F42 मालूम करेंगे, F43 मालूम करेंगे, इन तीनों को सम करोगे। और अगेन ये आंसर मिली में आ रहा है, इसको चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया। जी जी बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अभी आप लोग जाइएगा नहीं।